तो एक एक करके अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत क्यों ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रहा है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो है कि भारत जो अपना ग्लोबल एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो वैश्विक निर्यात है, उसमें अपनी जो हिस्सेदारी है, ठीक है, उसमें जो भारत का शेयर है, उसको बढ़ाने की कोशिश भारत कर रहा है। ठीक है। तो अगर आप देखिएगा हिस्टोरिकली, अगर आप देखिएगा, ठीक है, ऑन एन एवरेज 1950 से, भले ही हम पहले एलपीजी का पॉलिसी नहीं अपनाए हुए थे, आज एलपीजी का पॉलिसी अपनाए हुए हैं, सब कुछ है, ठीक है ना। लेकिन भारत का जो टोटल जो ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, ठीक है, मतलब टोटल वैश्विक जो सामानों का जो व्यापार होता है, ठीक है, तो उसमें भारत का 1950 से ही जो भारत का हिस्सा है, ठीक है, वो ऑन ऑन एवरेज 2% के आसपास ही रहा है। ठीक है। सिर्फ भारत का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट में, ठीक है, जो ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, जो वैश्विक जो सामानों का जो व्यापार होता है, उस पूरे पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट में, तो ठीक है, पूरा जो वैश्विक निर्यात होता है उसमें भारत का जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 2% है। अगर वही आप हमारा जो पड़ोसी मुल्क चाइना से अगर आप उसकी तुलना करेंगे, तो चाइना का जो आज के समय में जो शेयर है वह 15% है। ठीक है। मतलब जो वैश्विक जो ट्रेड हो रहा है, उसका जो 1/6 हिस्सा है, ठीक है, मतलब 1/6 जो हिस्सा है, 1/6 जो हिस्सा है, वह सिर्फ और सिर्फ उसमें चाइना का शेयर है। ठीक है। और अगर अभी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो पिछले महीने ही दिसंबर में ही चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है, ठीक है, जो चाइना का ट्रेड सरप्लस है वह $1 ट्रिलियन का जो मार्क है उसको पार कर गया था। $1 ट्रिलियन के मार्क को पार कर गया था। ठीक है। मतलब कि ट्रेड सरप्लस मतलब क्या हो गया कि जितना चाइना इंपोर्ट कर रहा है उससे ज्यादा चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो ट्रेड सरप्लस मतलब होता है कि आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस करके जो अमाउंट निकलता है। ठीक है। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और एक्सपोर्ट आपके यहां से कम हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट हो जाता है तो वो चीज क्या शो कर रहा है, वो चीज शो कर रहा है कि आपका जो सामान है वह कंपीट नहीं कर पा रहा है ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, वैश्विक बाजार में। ठीक है। या आपका जो हिस्सेदारी है ग्लोबल एक्सपोर्ट में, वैश्विक निर्यात में, वह काफी ज्यादा कम है। ठीक है। तो वही चाइना का आप देखिए, हमारा हमारा जो जीडीपी है उसका जो 25, लगभग जो आज के डेट में जो जीडीपी हमारा हो गया उसका 25% जो हिस्सा है, वो उतना चाइना सिर्फ ट्रेड सरप्लस के तौर पर रजिस्टर किया। ठीक है। तो ये चीज क्या दिखा रहा है, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, या चाइना का जो सामान है वो कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। ठीक है। कि वह इतना टैरिफ लगाया गया यूएसए की तरफ से, क्या और पता नहीं क्या क्या किया गया, इसके बावजूद भी जो उनका ट्रेड सरप्लस है वह क्या है, बढ़ता ही चला गया। ठीक है। 100 बिलियन सर, हम ही लोग के साथ डेफिसिट है सर। हाँ हाँ, चाइना चाइना का, का, हाँ। हाँ चाइना का है। हाँ, चाइना हम का लोग के हमारे साथ, साथ 100 बिलियन है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, हाँ, उतना मतलब 100 बिलियन के आसपास है हमारा ट्रेड डिफिसिट। तो भाई देखिए कि मतलब इतना चाइना का शेयर जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट में, उसको यह रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको यह प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। और हमारा शेयर देखिए कि सिर्फ 1950 से ऑन ऑन एवरेज जो हमारा शेयर है वो सिर्फ 2% ही रहा है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम ग्लोबल जो एक्सपोर्ट है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल सेफ्टी। ठीक है। इसे ग्लोबल एक्सपोर्ट में ही आपका
जो डाइवर्सिफिकेशन जो है, ठीक है, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल सेफ्टी। ठीक है, रणनीतिक और भू राजनीतिक सुरक्षा। जो हम आपको ऊपर बताएं कि आज के समय में जो संस्थाएं हैं जिनको फ्री ट्रेड को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, या बिना पक्षपात का जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए जिस संस्था का निर्माण किया गया था, वो क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, तो उसके हालत को देखिए कि वो आज किस स्थिति में है। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रेड वॉर चल रहा है जिसमें यूएसए के द्वारा जो सारे देशों के ऊपर जो टैरिफ लगाया जा रहा है, ठीक है, तो इन सारे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि भारत अपना जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, उसको सिक्योर करे। ठीक है, उसको सिक्योर करे और अपना जो एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन है, ठीक है, उसको डाइवर्सिफाई करे। ठीक है, उसका विविधीकरण करे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से क्या है कि हम इन सारा ये जो स्ट्रेटेजिक और जो जियो पॉलिटिकल जो फैक्टर्स है, ठीक है, उससे जो हमारा ट्रेड रिलेशन है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? हम इंसुलेट करते हैं। ठीक है, उसको उससे हम अपना जो व्यापार का संबंध है उसको बचा के रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा फैक्टर है कि स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल सेफ्टी के लिए। ठीक है, समझ गए ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ गए ना? यस यस सर। सर। तीसरा देखिए, सर यहाँ पे सिक्योरिंग। वॉर वॉर का भी चर्चा कर सकते हैं सर? हाँ, कर सकते हैं। मतलब जो इंस्टेबिलिटी जो देख रहे हैं आप, है ना, उन सारी चीजों से बचाने के लिए, है कि नहीं? यस सर। तीसरा देखिए, सिक्योरिंग एफडीआई। आज के समय में क्या है कि आप खुद ही देखिए ना, जब कहीं भी जो इंस्टेबिलिटी होता है तो मार्केट देखिए तुरंत कैसे रिएक्ट करता है ना? वो क्यों रिएक्ट करता है ऐसे? क्योंकि आज के समय में इतना जो ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं, है ना, या क्या है कि इतना इंटीग्रेटेड जो है सारा जो ग्लोबल इकोनॉमी, क्या है, कितना इंटीग्रेटेड है, ठीक है, कितना एकत्रित है कि एक देश में अगर कुछ होगा तो उसका जो रिपरकशन है वो क्या है कि वो पूरा जो वैश्विक इकोनॉमी है उसको झेलना पड़ता है। सर वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। हाँ हाँ बिल्कुल, सप्लाई चेन उसके कारण पूरा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेड एग्रीमेंट्स ये सबको हम दूसरे देशों के साथ या ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ हम कर सके, तो उतना हमारे लिए इन सारी चीजों से हम अपने आप को इंसुलेट करके रख सकते हैं। ठीक है, बचा के रख सकते हैं अपने आप को। तीसरा है सिक्योरिंग एफडीआई एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स। ठीक है, मतलब जो प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है और जॉब का क्रिएशन, ठीक है, और नौकरियों का सृजन, उस चीज को भी सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, मतलब हिंदी में बोले तो इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और रोजगार सृजन के परिदृश्य से। ठीक है, तो इसमें देखिए कि भारत जो आज की डेट में जो एफटीए साइन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट पैक्ट को भी भारत ऐड कर रहा है। ठीक है, जो निवेश समझौता है भारत उसको भी ऐड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप इंडिया इफ ईएफटीए का अगर आप एग्रीमेंट देखिएगा, ठीक है, भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत और यूरोपीय जो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो बॉडी है, ठीक है, उसके साथ जो हमने समझौता किया था मार्च 2024 में, जो 1 अक्टूबर 2026 से इंडिया ईएफटीए जो एग्रीमेंट है, ठीक है, ये ऑपरेशनलाइज हो चुका है, यह लागू हो चुका है। ठीक है,
भारतीय ईएफटीए मुक्त व्यापार जो समझौता है वह 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो चुका है। तो इस एग्रीमेंट में पहली बार भारत ने क्या किया था कि जिस देश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, ठीक है, ईएफटीए क्या है, ये डेवलप्ड कंट्रीज है, यह विकसित आपको देश है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भारत ने बोला कि आप जो ईएफटीए कंट्रीज हैं, जैसे कि आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और एक लाइचेंस्टीन कंट्री है, ये 4 देश है ईएफटीए के मेंबर। तो ये चारों देश क्या है कि आपको विकसित देश है। तो भारत जहां भी अब आपको ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो भारत क्या कर रहा है कि भैया हम आपको अपने मार्केट का अगर हम एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है, तो इतना बड़ा हमारा क्या, हमारा सबसे बड़ा पूंजी क्या है, हमारा पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब क्या, मार्केट हमारा इतना बड़ा है। तो भारत सारे ये इन डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जो नेगोशिएट कर रहा है, तो उसमें आज अब कोशिश ये कर रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट पैक्ट को भी डाला जाए, ठीक है, निवेश समझौतों को भी इसमें ऐड किया जाए। तो भारत ने ईएफटीए के साथ फर्स्ट टाइम जब ईएफटीए के साथ जब भारत ने एग्रीमेंट साइन किया, मुक्त व्यापार समझौते पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, तो उस एग्रीमेंट में एक कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी प्रावधान है, एक बाइंडिंग प्रोविजन है इंडिया ईएफटीए एग्रीमेंट में, जिसमें बोला गया है कि ये जो ईएफटीए के कंट्रीज हैं, ईएफटीए के जो 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, इनको मिल के अगले 15 साल में, ठीक है, अगले 15 साल में 100 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है, और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे आप क्या देख रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट को हम इन्वेस्टमेंट को भी अपने देश में लाने के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी जो हम न्यूजीलैंड के साथ जो हमने एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है, न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा समझौता जो फाइनल किया है, उसमें भी एग्रीमेंट को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके एक क्लॉज है, एक प्रावधान है, जिसमें यह बोला गया है कि न्यूजीलैंड अगले 15 साल में, ठीक है, जब ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ हमारा फाइनल हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो उसके 15 साल में न्यूजीलैंड को हमारे देश में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है, $20 बिलियन का निवेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं, इसके थ्रू भारत जो एफडीआई है और जो क्रिएशन ऑफ जो जॉब्स है उसको भी सुनिश्चित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं ना, तो यहाँ पर जैसे कि हम आपको बताएं कि हम एग्जाम में यह नहीं पूछा जाएगा कि इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रावधान क्या है, इंडिया एफटीए का प्रावधान क्या है, ये नहीं, हमको थीम को कवर करना है और उस थीम में क्या क्या चीज जो है, ठीक है, उसको उसमें कैसे इंक्लूड करना है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे इंडिया ईएफटीए के साथ अगर जो साइन किया, तो उसका क्या सबसे खास प्रावधान है कि भारत जो इन देशों से एफडीआई भी सिक्योर करेगा, ठीक है, और जॉब क्रिएशन के लिए भी हेल्प करेगा। आगे हम आपको बताएंगे कि ओमान के साथ और यूके के साथ जो हमने साइन किया, तो उसमें सर्विस एक्सपोर्ट को लेके भी उसमें मतलब उसमें उन सारे प्रावधान को ऐड किया गया है जो हमारा एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो आगे हम आपको बताएंगे। तो पहला जो हम आपको बताएं कि ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, जो वैश्विक निर्यात है उसमें भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए। दूसरा हम बताएं स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल सेफ्टी, जियो पॉलिटिकल सेफ्टी के लिए, ठीक है, रणनीतिक और भू राजनीतिक सुरक्षा के लिए। तीसरा हम आपको बताएं सिक्योरिंग एफडीआई एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स, ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष विदेश निवेशी, जो आपको प्रत्यक्ष विदेश निवेश और रोजगार सृजन के लिए, ठीक है। चौथा अगर आप देखिएगा तो ये है इंटीग्रेटिंग विथ ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है, जो वैश्विक जो वैल्यू चेन है, ठीक है, जो वैश्विक जो आपका मूल्य श्रृंखला है, ठीक है, उसके साथ भारत को इंटीग्रेट करने के लिए, उसके साथ भारत को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए इसको आप बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा।
बता सकते हैं आप लोग इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब हो सकता है? सर इसमें वही होगा जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से कुछ भी उसका मतलब क्या बोले टेक्नोलॉजी टाइप में डाल सके। देखिए, इसका देखिए मतलब इसका हम क्या है आप समझिएगा कि आज के समय में क्या है कि अगर भारत में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, एग्जांपल हम देने के लिए समझा रहे हैं आप, ठीक है, भारत में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री या मान लीजिए ईवी का या फार्मा कोई भी कंपनी हो, उसको अगर बैठाने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा? वह जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, या जो इनपुट्स है, इनपुट गुड्स है, वह सिर्फ भारत से थोड़ी ना आएगा। ग्लोबल वैल्यू चेन यही है ना कि वो हो सकता है कि भारत, वो जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को अगर बैठाना है तो वो सेमीकंडक्टर हो सकता है ताइवान से आएगा, ठीक है, हो सकता है जापान से आएगा, हो सकता है साउथ कोरिया से आएगा, ठीक है। उसके अलावा इसका जो मान लीजिए कि इसी में कोई स्पेयर पार्ट्स होगा इसका, ठीक है, मान लीजिए कोई भी सामान है, कोई भी, मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि टीवी टीवी का ही आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठ रहा है, ठीक है ना। तो उसके अलावा सेमीकंडक्टर के अलावा हो सकता है कि उसका जो बाकी जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बटन हो गया, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए रिमोट का बटन ही हो गया या रिमोट ही हो गया, तो वो क्या होगा, हो सकता है कि वो दूसरे देश से आएगा, ठीक है ना। तो यही कि इसमें क्या होगा ना कि भारत जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो इनपुट जो गुड्स आ रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सब जो मतलब ये सब जैसे सेमीकंडक्टर या स्पेयर पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब इसके मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले सामान है, ठीक है। तो अगर हम जितना ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि वहां तो भारत के पास इन सारे गुड्स का जो एक्सपोर्ट करना है, सॉरी जो इंपोर्ट करना है, जो आयात करना है, वो क्या है, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है, ठीक है, जो आयात करने का जो शुल्क है, वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप खुद सोचिए कि कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वह कहां पे जाके इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, जहां पर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम से कम हो, ठीक है, जहां पर किसी भी सामान को बनाने का जो लागत है वह कम से कम हो, और उस सामान को बनाने का जो प्रक्रिया है वो ज्यादा से ज्यादा इजी हो, है ना। तो अगर हम ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर हम जितने सारे मैक्सिमम कंट्रीज के साथ अगर हम करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ करेंगे, उतना क्या होगा कि हमारे यहाँ अगर कोई यूनिट बैठाना चाहेगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बैठाना चाहेगा, तो उसको इसमें जो लगने वाली जो सामान है, ठीक है, वह सारा सामान वह कम दाम में, ठीक है, और आसानी से उसको प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो यही हम आपको बताएं कि जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है उसको ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ने के लिए, ठीक है, जो आधुनिक विनिर्माण है उसको वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए जो एफटी है वो हेल्प करेगा, ठीक है। और जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ाएगा, ठीक है। अगर आप अभी देखिएगा तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है, ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स में अगर आप देखिएगा तो जो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग में जो भारत के जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो लगभग 15% रहा है, ठीक है, जो जो काफी कम माना जाता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए जब हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे तो उससे क्या होगा कि
ये ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ज्यादा आसानी से जोड़ पाएंगे। ठीक है, और हम कारण हम आपको बताएं कि कोई भी हमारे यहाँ क्यों इन्वेस्ट करेगा, है ना? जब तक उसको यहाँ से व्यापार करना आसान हो सब कुछ, तभी वो करेगा, है ना? चाइना से क्यों $1 ट्रिलियन वो सरप्लस जा रहा है? क्योंकि चाइना का जो सामान बन, चाइना में जो गुड्स का कॉम्पिटिटिव जो वैल्यू है, ठीक है, वह काफी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। उनका जो लागत मूल्य है वह कम होता है, इसलिए वहां पर क्या है, सारे कंट्रीज वहां पर जाके आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बैठा रही है कि नहीं? तो इससे क्या हो जाएगा आपका कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसके साथ हम अपने जो भी हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसको हम लिंक कर पाएंगे। ठीक है, खास तौर से जब हम इमर्जिंग जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें हम अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसको सनराइज इंडस्ट्रीज भी जिसको बोला जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ईवीज हो गया, है ना? तो इन सब में क्या है कि एफटीए आने से हम इस चीज को भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। सम देखिए, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के लिए। आप लोग जानते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के बारे में? जी सर, सुना हुआ है। क्या है, बता सकते हैं? सर मतलब चाइना के साथ चाइना तो एक जैसे है, उसके वो हम उस पर डिपेंडेंट है काफी चीजों में। तो हम्म। उसके साथ भी हम किसी और कंट्री के साथ मतलब वो रिलेशन रखें, शायद कुछ इस टाइप का है। हाँ, देखिए, इसका मतलब यही है कि यह कोविड के बाद है ना, कोविड में जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ तब सारे देशों का आंख खुले। तो सारे देशों को लगा कि भैया हम चाइना के ऊपर जो हमारा सप्लाई चेन है कितना डिपेंडेंट है ना? तो वहां से फिर एक चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी आया, जिसमें यह बताया गया कि हम जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उसको डाइवर्सिफाई करेंगे। ठीक है ना? चाइना को क्या बोला जाता है, वर्कशॉप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वही करता हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि वन प्लस चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। ठीक है, मतलब जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, ठीक है, उसको हमको चाइना पर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होने देना है। ठीक है, हमको और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वियतनाम है, सिंगापुर है, ठीक है, भारत है। तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी में इन सारे कंट्रीज को एक पोटेंशियल डेस्टिनेशन के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, एक पोटेंशियल आपको जो पोटेंशियल जो गंतव्य है उसके तौर पे भारत और ये सब जो दक्षिण एशियाई देश हैं, सिंगापुर हो गया, चाहे आपको थाईलैंड हो गया, चाहे इंडोनेशिया हो गया, चाहे वियतनाम हो गया, उनको उस नजर से देखा गया ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है उसको हम इन सारे देशों से दूसरे देशों में हम शिफ्ट करें। तो यहाँ पर चाइना प्लस वन का जो स्ट्रेटजी है उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है, सर कि हम, बेसिकली उसकी मोनोपोली को हाँ तोड़ना हाँ है। हाँ, चाइना के मॉनिटरी जो मोनोपोली है उसको, एक अधिकार है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। तो चाइना, तो हम हमारे यहाँ कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? जो ऊपर जो हम कारण बताएं उसी के साथ इसको लिंक कीजिए कि यहाँ पर जब किसी भी यूनिट के लिए जब वो मैन्युफैक्चरिंग करे तो यहाँ से जो सामान वो दूसरे देशों में बेचे जाके, तो वो बेचने पे उसको कम से कम ड्यूटी देना पड़े, कम से कम टैक्स देना पड़े, है ना, कम से कम टैरिफ देना पड़े। तो इन सारी चीजों, ये जो चाइना प्लस वन का स्ट्रेटजी है, ठीक है, ताकि हम जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उनको कुछ इंसेंटिव्स दे सके, उनको कुछ इंसेंटिव दिखे कि भारत में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो भारत का 15-20 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो भारत में हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो सबसे, तो हम किसी दूसरे देशों से जो हम सामान मंगाएंगे तो उस पर हमको सबसे पहले कम टैरिफ लगेगा। ठीक है, तो हमारा क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वह थोड़ा कम होगा। दूसरा कि जब मैन्युफैक्चर होने के बाद, सामान बनने के बाद जब हम उसको एक्सपोर्ट करें, जब हम वैश्विक बाजार में उसको बेचने जाएं, ठीक है, तो
तो जो हमारा मार्केट वैल्यू है वह कम हो, ताकि हमारा जो गुड्स है वह ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो, वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा कर सके दूसरे देशों के सामान के साथ। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि भारत जो है ये सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भारत में कुछ न कुछ इंसेंटिव दिखे, भारत में इन्वेस्ट करने का उनको कुछ न कुछ लाभ मिले। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वह उस लक्ष्य को भी पूरा करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सारे लाभ हो गए।